हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। तो इससे पहले कि हम क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हमें जानना होगा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन थे। तो जो एडम स्मिथ से लेकर एसी पीवू तक के इकोनॉमिस्टों को जनरली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। तो कुछ प्रमुख नाम जैसे हैं एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, अल्फ्रेड मार्शल, एसी पीवू, ये आपके क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने जो भी थ्योरी दी है उसको हमने क्लासिकल थ्योरी कहा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी थ्योरी नहीं दी। सभी थ्योरी को कंपाइल करके उस समय की थ्योरी को एक जनरल रूप में कहा गया कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन कोई डिस्टिंक्ट रूप से एम्प्लॉयमेंट की कोई थ्योरी नहीं है। इन्होंने कहा कि इकॉनमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सिचुएशन है और ये इकॉनमी में हमेशा पाया जाता है। अभी जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इकॉनमी में एक वेज रेट है, एक मजदूरी की दर होती है, यानी वेज रेट है। उस वेज रेट पे जो लोग काम करना चाहते हैं उन सभी को काम मिल जाता है। तो इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है, those who are prepared to work at existing wage rate they get employment। जो लोग एक दिए हुए वेज रेट पे काम करना चाहते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो अब एक क्वेश्चन आता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या है? इसे भी हमें समझना होगा। ऐसे लोग जो इस एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। वो अपने मन से अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट था लेकिन इन्होंने इस वेज रेट पे एम्प्लॉयमेंट को स्वीकार नहीं किया। हो सकता है वो लोग और ज़्यादा वेज रेट चाहते हो, इसलिए इन्होंने ये वेज रेट स्वीकार नहीं किया। तो आपको ये अब एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट समझ लेने के बाद हम बात करते हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्टों का कहना था कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सिचुएशन है, ये कैसे है? तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन है, ये से के मार्केट लॉ पे बेस्ड है। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्यों है? ये से के मार्केट लॉ पे बेस्ड है। अब ये से का मार्केट लॉ क्या है? से, इनका पूरा नाम जे.बी. से था, एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बुक लिखी हुई थी पॉलिटिकल इकोनॉमी। इनका फेमस प्रपोजिशन, जिसके लिए एक लाइन के लिए ये फेमस है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसी पे बेस्ड है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट से के मार्केट लॉ पे है, और से का मार्केट लॉ क्या है? सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ? सप्लाई जो है अपना डिमांड खुद क्रिएट करती है। कैसे? अब ये बात आ रही है कि ये सप्लाई अपना डिमांड कैसे क्रिएट करती है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब भी प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू गुड्स, जब भी इकोनॉमी में कोई नई कमोडिटी का प्रोडक्शन होता है, तो ये जो प्रोडक्शन होगा उस कमोडिटी का, वो इकोनॉमी में सप्लाई भी क्रिएट करेगी और साथ ही साथ डिमांड भी क्रिएट करेगी। सप्लाई किसकी क्रिएट करेगी? जिस गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है। जब किसी गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो जो उस गुड्स के प्रोडक्शन में फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लगे हुए थे, जो लोग उसको बनाने में लगे हुए थे। अब ये आता है कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके होते हैं, बेसिकली चार टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर।
ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन्हें फैक्टर पेमेंट मिलेगा। लैंड को क्या मिलेगा? वेज मिलेगा। लेबर को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और जो एंटरप्रेन्योर है उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो एक बार फिर समझते हैं, जब किसी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ तो सप्लाई भी क्रिएट हुई और डिमांड भी क्रिएट हुआ। सप्लाई जब क्रिएट होगी तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको पेमेंट किया जाएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है। लैंड का पेमेंट लैंड का पेमेंट होगा आपका रेंट। लेबर का पेमेंट आपका वेज होगा। जब लेबर काम करेगा तो उसको आपको वेज देना पड़ेगा। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और जो एंटरप्रेन्योर है उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो जो ये इनकम हुई, वेज, रेट, इंटरेस्ट, ये सभी क्या होगी? लास्ट में इसी गुड्स के को परचेज करने में खर्च हो जाएगी। जो इनको इनकम मिलेगी इसी पैसे का ये लोग कोई ना कोई सामान खरीदेंगे, तो वो क्या करेगी? इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करेगी। तो ये जो से का लॉ है ये कहता है कि डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जो भी प्रोडक्शन आपने किया है, जब प्रोडक्शन हुआ तो उसी के अमाउंट के बराबर डिमांड इकोनॉमी में जनरेट हो जाती है। इसलिए कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। इन्होंने क्या कह दिया कि ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। ओवर प्रोडक्शन कभी होगा ही नहीं। जब ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल सिचुएशन होगी। तो इनका कहना क्या था? इतनी बातों से हमें क्या मिला? इट इज प्रोडक्शन विच क्रिएट मार्केट फॉर गुड। प्रोडक्शन ही है जो गुड्स के लिए मार्केट क्रिएट करती है। नथिंग इज फेवरेबल टू द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट देन द सप्लाई ऑफ अनदर। किसी भी गुड्स के डिमांड के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल चीज क्या है? वो किसी और गुड्स का सप्लाई। अब ये कहते हैं कि ओवर प्रोडक्शन नहीं होने का कारण क्या है? एक, काम करना किसी को पसंद नहीं होता है। लोग काम दो पर्पज से करेंगे, या तो अपने कंजम्पशन के लिए करेंगे या फिर अपने जो दूसरी वस्तु उनको चाहिए उसको एक्सचेंज करने के लिए प्रोडक्शन करेंगे। जैसे मैं केवल राइस का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मैं इस राइस का प्रोडक्शन केवल दो रीजन से कर रहा हूँ। एक तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जितना मुझे और मेरे परिवार को जरूरत होगी उसके लिए, और दूसरा इसमें राइस के बदले में मुझे कुछ और चीजें चाहिए जो मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं किसी को राइस दूंगा और उससे व्हीट ले सकता हूँ, मिल्क ले सकता हूँ। तो केवल दो चीजों के लिए ही प्रोडक्शन हो रहा है, एक सेल्फ कंजम्पशन के लिए और दूसरा एक्सचेंज के लिए। इसलिए जेबी से ने कहा कि ओवर प्रोडक्शन इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक बार फिर से इसे रिवाइज करना चाहता हूँ। जो क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कहती है इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, और ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है ये से के मार्केट लॉ पे बेस्ड है, और से का मार्केट लॉ है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये सप्लाई अपनी डिमांड कैसे क्रिएट करती है? तो जब किसी गुड्स का प्रोडक्शन होगा तो वो इकोनॉमी में सप्लाई भी लाएगा, साथ ही साथ डिमांड भी लाएगा। तो सप्लाई किस फॉर्म में होगी? जब सप्लाई होगी तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको उनका पेमेंट मिलेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनको इनका पेमेंट मिलेगा। लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेज मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो इनकम हुई, यही इनकम अल्टीमेटली लास्ट में जाके किसी और गुड्स पर एक्सपेंडिचर का काम करेगी, यानी मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगी। तो ये सारा कुछ मिलके इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन को इम्पॉसिबल बना देते हैं। जब ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा।
वॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि जो लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिलेगा, तो वो अपने इच्छा से बेरोजगार हैं। इकॉनमी में काम है, अगर उस प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं तो उन्हें काम मिल जाएगा। तो इन्होंने कहा ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि प्रोडक्शन केवल दो पर्पज से होता है, एक सेल्फ कंजम्पशन के लिए और दूसरा होता है आपका अपनी वस्तु के बदले दूसरे की कमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए। अब ये तो हमारा शॉर्ट में था क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है। वो एजम्पशन क्या क्या है? देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन। इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है वो भी बिना किसी इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन का मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइसेस या परसिस्टेंट इंक्रीज इन प्राइसेस। तो इकॉनमी में परसिस्टेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है प्राइस में, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट बना हुआ है। दूसरा एजम्पशन है देयर इज लेजेज फेयर कैपिटल इकॉनमी विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कैपिटलिस्ट इकॉनमी है। लेजेज फेयर का मतलब ऐसी इकॉनमी जिसमें किसी भी तरीके का इंटरवेंशन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है। गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। वो जो इकॉनमी में डिमांड और सप्लाई हो रहा है उसमें गवर्नमेंट किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं कर रहा है। तीसरी बात आती है इट इज ए क्लोज्ड इकॉनमी। इकॉनमी जो है क्लोज्ड इकॉनमी है। क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब होता है कि ऐसा इकॉनमी जिसका फॉरेन कंट्रीज से कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होता है। जैसे इंडिया है तो इंडिया का कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, यूके से, यानी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है। क्लोज इकॉनमी है। देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट। लेबर और प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। लेबर इज होमोजीनियस। जो लेबर है, जो भी इकॉनमी में लेबर काम कर रहे हैं वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस लेबर का मतलब क्या होता है कि सभी लेबर की कैपेसिटी सेम है। अगर एक लेबर 5 घंटे काम करके 10 कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा लेबर भी 5 घंटे काम करके 10 घंटे ही 10 कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा। जो इनकम होगी वाई वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, या तो कंज्यूम कर ली जाएगी या फिर इन्वेस्ट कर दी जाएगी। y इक्वल टू सी प्लस आई। वाई का मतलब इनकम, सी का मतलब कंजम्पशन और आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। यानी जो इनकम है इकॉनमी की वो दो पार्ट में डिवाइड है, या तो कंज्यूम कर ली जाएगी या फिर इन्वेस्ट कर दी जाएगी। परफेक्ट इंफॉर्मेशन। जो भी मार्केट में, जो भी इकॉनमी में एजेंट्स हैं उन सभी को परफेक्ट नॉलेज है। और ये जो थियरी है ये लॉन्ग रन की बात करता है, लॉन्ग रन में एप्लीकेबल है, शॉर्ट रन की बात नहीं करता है। अब ये एजम्पशंस दिए होने पे अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट का और आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है। तो जैसा कि हमें पता है क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहता है कि इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, और ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट है ये से के मार्केट लॉ पे डिपेंड कर रहा है। और से का मार्केट लॉ कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और यही जो सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड है यही बतलाता है कि इकॉनमी में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा। तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग लेबर मार्केट में देखेंगे कैसे इक्विलिब्रियम होगा, गुड्स मार्केट में कैसे इक्विलिब्रियम होगा, और
मनी मार्केट में कैसे इक्विलिब्रियम होगा। ये तीनों मार्केट का इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, तभी इकोनॉमी में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेबर मार्केट की। तो लेबर मार्केट किससे रिलेटेड होता है? लेबर की डिमांड से और लेबर की सप्लाई से। कोई भी मार्केट होगा तो उसमें दो चीजें होंगी, डिमांड और सप्लाई। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट में क्या होगा? लेबर की डिमांड होगी और लेबर की सप्लाई होगी। गुड्स मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ भी डिमांड सप्लाई होगी। किसका होगा? गुड्स की डिमांड और गुड्स की सप्लाई होगी। मनी मार्केट की बात कर रहे हैं तो मनी मार्केट में भी डिमांड और सप्लाई की बात की जाएगी। किसकी डिमांड की बात की जाएगी? मनी की डिमांड की और मनी के सप्लाई की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम की। तो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम या लेबर मार्केट दो बातों पे डिपेंड करता है, एक डिमांड फॉर लेबर और दूसरा सप्लाई ऑफ लेबर। ये जो डिमांड फॉर लेबर और जो सप्लाई ऑफ लेबर है, ये दोनों रियल वेज पे डिपेंड करते हैं। जैसे इकोनॉमी में अगर रियल वेज का मतलब जो भी वेज रेट है उसमें हम जनरल प्राइस लेवल से डिवाइड कर देते हैं तो हमें रियल वेज मिल जाता है। तो आप इसको सिंपली समझने के लिए वेज भी मान सकते हैं, तो मैं रियल वेज कह रहा हूँ। तो जो डिमांड फॉर लेबर है और उसका रियल वेज से कैसा रिलेशन है। जैसे मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, अगर रियल वेज इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होता है तो मैं एज ए प्रोड्यूसर लेबर की डिमांड कम करूँगा। क्यों कम करूँगा? क्योंकि मुझे उस लेबर को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा हम उसकी कम डिमांड करते हैं। जैसे मैं कोई गुड्स खरीदने गया मार्केट में, अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस ज़्यादा है तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं, सिंपल लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर भी जो डिमांड फॉर लेबर है उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। जब वेज रेट बहुत ज़्यादा होगा तो हम उसकी डिमांड कम करेंगे। और वहीं अगर सप्लाई ऑफ लेबर की बात करें तो सप्लाई ऑफ लेबर और रियल वेज के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा। जो भी, जैसे अब मैं बात करता हूँ, मैं एक लेबर हूँ, मैं अपने आप को एक लेबर के रूप में देख रहा हूँ। तो जब इकोनॉमी में वेज रेट हाई होंगे तो इस समय जो लेबर की सप्लाई है, लेबर जो है ज़्यादा काम करने के लिए तैयार होंगे। तो सप्लाई ऑफ लेबर और रियल वेज के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब वेज रेट ज़्यादा होगा तो लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी, वेज रेट कम होगा तो लेबर की सप्लाई कम होगी। तो जो लेबर मार्केट है इसमें हमें क्लासिकल इकोनॉमी में या क्लासिकल थियरी में दो तीन एजम्पशंस मान के चलना पड़ेगा। पहला, वेजेज और एंड प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल। वेजेज और प्राइसेस क्या हैं? फ्लेक्सिबल है, चेंज होते रहते हैं, फिक्स्ड नहीं है। दूसरा है मनी वेज एंड रियल वेजेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मनी वेज और रियल वेज एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। इन एजम्पशंस के दिए होने पे जो डिमांड फॉर लेबर है उसको हम DL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फंक्शन है आपका W/P। रियल वेज को हम लोग W/P से डिवाइड कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो जो डिमांड फॉर लेबर है इट इज फंक्शन ऑफ W/P। DL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा डिमांड फॉर लेबर। F क्या बता रहा है? फंक्शनल रिलेशनशिप। W/P हमारा क्या बता रहा है? ये हमारा बता रहा है रियल वेज को। तो जो डिमांड फॉर लेबर है इट डिपेंड्स ऑन रियल वेज। कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। जब रियल वेज ज़्यादा होगी तो जो लेबर की डिमांड होगी वो क्या होगी? कम होगी। जब लेबर की डिमांड कम होगी तो मतलब एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो हमने वाई एक्सिस पे रियल वेज दिखाया W/P और डिमांड फॉर लेबर या एम्प्लॉयमेंट को हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया। और ये आपकी ये जो लाइन है डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, ये डिमांड फॉर लेबर कर्व को बतला रहा है। जब वेज रेट ज़्यादा रहेगा
तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड फॉर लेबर कम होगी। जब वेज रेट कम होगा तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड फॉर लेबर बढ़ती जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी डिमांड फॉर लेबर की बात। अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ लेबर की। तो इस वाई एक्सिस पे हमने क्या बतलाया, रियल वेज को, एक्स एक्सिस पे क्या बता रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉयमेंट को। तो हमने पहले ही बात किया था रियल वेज और सप्लाई ऑफ लेबर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे वेज रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये तो हो गया आपका डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर। अब लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे होगा, इक्विलिब्रियम को जानने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डायग्राम को एक साथ बनाएंगे। जब आप इन दोनों डायग्राम को एक साथ बनाएंगे तो ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें हमने क्या किया, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर को एक साथ रखा। तो ये कर्व हो गया आपका डिमांड फॉर लेबर और ये हो गया सप्लाई ऑफ लेबर। ये एक दूसरे को ई पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ये ई पॉइंट ही क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है। इस W0 वेज रेट पे इकोनॉमी में NF के बराबर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अगर इकोनॉमी में वेज रेट ज़्यादा होगा, W1 होगा, तब क्या होगा, तो जब अगर वेज रेट W1 है तो इस केस में आप देखिए ये W1 DL कर्व को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी डिमांड फॉर लेबर क्या है, कम है, जबकि सप्लाई ऑफ लेबर क्या है इस समय, इस W1 के कोरेस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, यानी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है। तो इतना जो है ये पोर्शन बीच का जो गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच में, यही गैप हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को बतलाएगा। तो क्या होगा, लेबर की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वेज रेट कम होने लगेगा और हम इस ई पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करने लगेंगे। अब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं, अगर वेज रेट बहुत कम है, लो है बहुत, W0 है, तो इस केस में क्या होगा, जो डिमांड फॉर लेबर है वो बहुत ज़्यादा है, वो W0 से लेकर इस पॉइंट तक का है। लेबर की डिमांड ज़्यादा है लेकिन इस कम रेट पे क्या है, लेबर की सप्लाई कम है। जब सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा तो प्राइस या यहाँ पे क्या है, वेज आपका बढ़ेगा, इस ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये पॉइंट आपका जो ई पॉइंट है यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इसके अलावा कोई भी पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है। अब इस पे हम लोग पीगू के व्यू को देखते हैं। तो ये कहा कि अगर मार्केट फोर्सेस को हम ऑटोमेटिकली छोड़ दें तो जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस हैं ये ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन लाएंगे। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का साथ में ये भी कहना है, अगर किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट किसी प्रकार का इकोनॉमी में इंटरवेंशन करती है तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं रह पाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट से कम एम्प्लॉयमेंट होगा इकोनॉमी में। तो पीगू का व्यू क्या है, अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट से कम एम्प्लॉयमेंट है तो पीगू कहते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए, वेज रेट को कम कर देना चाहिए। जब वेज रेट कम करेंगे तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी और जो लोग अनएम्प्लॉयड थे उन्हें भी काम मिल जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा, तो जो पीगू हैं ये वेज कट का समर्थन करते हैं। जो मजदूरी है, मजदूरी में कटौती का समर्थन कर रहे हैं, वेज कट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से वेज में कमी करके पीगू के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। तो ये देखिए
एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस आर के। ये y क्या है? ये बता रहा है टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी या नेशनल इनकम। इकोनॉमी में जो भी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? y है। और यही आउटपुट क्या होता है हमारा? इसकी वैल्यू नेशनल इनकम होती है। ये y हो गया। w क्या है? वेज रेट है। l क्या है? नंबर ऑफ लेबर। ठीक है, जो भी इकोनॉमी में लेबर होंगे वो l से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। प्लस आर के, ये आर क्या है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। के क्या है? कैपिटल है। तो जो आउटपुट है वो आप देखेंगे वो बराबर होगा डब्ल्यू एल प्लस आर के। डब्ल्यू एल मतलब ये लेबर का पार्ट और ये कैपिटल का पार्ट। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में y से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इधर y से डिवाइड करेंगे तो y बाई y क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपने y से डिवाइड किया और यहाँ पर भी डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा? मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पहले कर दिया है, राइट हैंड साइड को बाद में किया है। तो ये l बाई y हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा? k बाई y हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं w इंटू एल बाई वाई, ये इकोनॉमी में लेबर के पार्ट को डिनोट कर रहा है और आर के बाई वाई क्या डिनोट कर रहा है? ये कैपिटल के पार्ट को डिनोट कर रहा है। इस लेबर के पार्ट को हमने क्या कह दिया? क्यू कह दिया। मतलब अज्यूम कर लिया कि ये क्यू है नोटेशन के रूप में, और कैपिटल को पार्ट को हमने पी कह दिया। तो क्यू प्लस पी इक्वल टू 1, यानी लेबर का पार्ट और कैपिटल का पार्ट मिला देंगे तो पूरा आउटपुट का पार्ट हो जाएगा। तो क्यू क्या है आपका? शेयर ऑफ लेबर। तो क्यू इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू एल अपॉन वाई। अब यहां से हम अगर इस इक्वेशन को एल के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लें, यानी एल को यहीं पे रख दें, बाकी चीज़ों को क्यू की साइड लेके जाएं, तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? क्यू आई इक्वल टू डब्ल्यू एल। तो एल को ऐसे रखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो एल इक्वल टू क्या हो गया? क्यू वाई बाई एल। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो एल है वेज है, ये डिनोमिनेटर है। इस डिनोमिनेटर का इस लेबर के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। जब भी कोई इक्वेशन ऐसे आए तो जो ये नीचे वाला पार्ट होता है या नीचे वाले जो वेरिएबल होते हैं उसका रिलेशन नेगेटिव होता है, और इस अपर वाले पार्ट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से जो है रिलेशन वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो जब आप वेज में कमी करेंगे तो लेबर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये था पीयू का व्यू। अब हम बात करेंगे गुड्स मार्केट की। केवल आप इसी को देखिए। गुड्स मार्केट में क्या हो रहा है आपका? गुड्स मार्केट में डिमांड फॉर गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स। डिमांड फॉर गुड्स हमारा क्या हो गया? एक तरीके से इन्वेस्टमेंट, और सप्लाई ऑफ गुड कैसे है ये अभी देखेंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है और ये जो सप्लाई है, ये दोनों डिपेंड करते हैं हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेशन कैसा होगा, तो इसके लिए हमें समझना होगा। जैसे मैं एक कोई एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे कोई बिजनेस करना है, मुझे मार्केट से पैसा चाहिए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो मैं पैसे की डिमांड ज़्यादा करूँगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मैं इन्वेस्टमेंट कम करूँगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। वहीं बात करें सप्लाई ऑफ गुड, यानी सेविंग और
रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच कैसा रिलेशन है। तो सेविंग, जैसे मेरे पास पैसा है, मैं बैंक में पैसा कब रखूंगा, जब मुझे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। जब इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो मैं बैंक में पैसा कम जमा करूंगा, यानी मेरी सेविंग कम होगी। तो जो गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग पे, और ये दोनों इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। अब हम लोग बारी बारी बात करते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है इट इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट को हमने किससे दिखाया, आई से। एफ क्या है, फंक्शनल रिलेशन। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बीच में, तो ये पॉजिटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन है, ये नेगेटिव रिलेशन है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो ये देखिए जो डायग्राम है ये इन्वेस्टमेंट कर्व है। वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को दिखाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाया, और एक्स एक्सिस पे हमने रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को दिखाया। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। वहीं बात की जाए सेविंग की, तो सेविंग जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से पॉजिटिवली रिलेटेड है। जब सेविंग ज़्यादा होगी तो आपका जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो सेविंग भी ज़्यादा होगा। आप यहाँ पे सेविंग कर लीजिएगा, सेविंग ज़्यादा होगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सेविंग भी कम होगी। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, दोनों डायग्राम को एक साथ बनाया जाए। जब दोनों डायग्राम को आप एक साथ बनाएंगे तो ये दोनों डायग्राम एक दूसरे को किसी पॉइंट पे टच करेंगे, और वही पॉइंट आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो ये रहा हमारा दोनों डायग्राम एक साथ बनाने पे। इधर हमने इन्वेस्टमेंट दिखाया, इधर हमने कैपिटल को दिखाया। कैपिटल दोनों क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में ही, सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये है। ये आपका इन्वेस्टमेंट कर्व, ये आपका सेविंग कर्व इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इकोनॉमी में ये हो गया इंटरेस्ट रेट और ये हो गया आपका कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम। अब लास्ट है आपका मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में क्या हो रहा है, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी। जो डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी है वो एक दूसरे से किससे रिलेटेड है, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी के अकॉर्डिंग रिलेटेड है। अब ये क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी क्या है, ये इरविंग फिशर के द्वारा दिया गया था, जिसमें ये कहा गया है कि जब आप सप्लाई ऑफ मनी इकॉनमी में बढ़ा दोगे तो जो प्राइस लेवल इकॉनमी में है वो जस्ट उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। अगर आपने मनी सप्लाई को डबल कर दिया, क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर दिया, तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा। अगर आपने क्वांटिटी ऑफ मनी को हाफ कर दिया तो प्राइस लेवल भी हाफ हो जाएगा। तो डिमांड फॉर मनी की बात करें तो ये एक इक्वेशन फिशर ने दिया हुआ था, ये आप अगले सेमेस्टर में देखेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, जिसमें MB इक्वल टू PT। तो ये M क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी, P क्या है, प्राइस लेवल, T क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ये MB किसको डिनोट कर रहा है, डिमांड साइड को, और ये PT सप्लाई साइड को डिनोट कर रहा है। ये जो MV है वो सप्लाई ऑफ मनी को डिनोट कर रहा है और ये डिमांड फॉर मनी को डिनोट कर रहा है। तो ये जो मनी MV क्या है, मनी सप्लाई को, PT क्या है, वॉल्यूम ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन, और यही क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो ये कहता है कि अ चेंज इन मनी सप्लाई M
कॉजेज अ प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस लेवल पी। अगर मनी सप्लाई में चेंज होता है तो ठीक उसी प्रोपोर्शन में प्राइस लेवल में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका वाई एक्सिस पे आउटपुट, एक्स एक्सिस पे प्राइस लेवल। ये आउटपुट ऐसे एज इट इज है। जब आप मनी सप्लाई बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, केवल प्राइस लेवल ही बढ़ेगा और कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मनी मार्केट का। तो ये था क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट।